जय हिंद मित्रों। आज मैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर जैव प्रक्रम एवं पोषण का क्लास दूसरी लेकर आप लोग के सामने आया हूँ। इस चैप्टर का पहली क्लास मैं इससे पिछले क्लास में करा दिए थे। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वहाँ जाकर उसको देख लेंगे, जिसमें हम लोगों ने समझा था कि जैव प्रक्रम क्या है और पोषण क्या है, उनको समझे थे। फिर स्वपोषी क्या है, फिर विषमपोषी क्या है, उसका कितना प्रकार है, इन सभी बातों को हम लोगों ने पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझ रखा। तो अब हम लोग इस लेक्चर में क्या सीखेंगे, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग वहाँ पे सीखे थे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पत्ती के माध्यम से हो रहा है। पत्ती विशेष भूमिका निभाती है, जैसे CO2 ले रहा था और जल ले रहा था। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता था, ग्लूकोज का निर्माण करता था, साथ ही साथ ऑक्सीजन और जल का निष्कासन होता था। यहाँ पे हम लोग पत्ती के कुछ भाग को समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट, इसका क्या क्या भाग का नाम है। जैसे यहाँ पे निचली बाह्य त्वचा है, पत्ती का जो ये है कौन सा भाग है, निचली बाह्य त्वचा। उसी प्रकार यहाँ ऊपरी बाह्य त्वचा, और ये जो रेड लाइन है ये है आपकी मोमी क्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो गोल गोल छोटी छोटी दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक, जिसको हम लोग हरित लवक बोलते हैं। यहाँ पे जो गोल गोल की संरचना है, और यहाँ जो खाली स्थान है ये इसको हम लोग वायु कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु कोश। और यहाँ पे जो एक द्वार जैसी संरचना है इसको हम लोग द्वार कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका। यहाँ पे जो दोस्तों हरित लवक है, ये जो हरित लवक है इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। किसमें पाई जाती है, हरित लवक में, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे। पत्ती के भाग आप दिमाग में रखेंगे, ये निचली बाह्य त्वचा, ये ऊपरी बाह्य त्वचा, ये मोमी क्यूटिकल कहलाता है ना। ये हरित लवक है, ये वायु कोश है, ये द्वार कोशिका है। तो इतना आप यदि समझ गए तो अब हम लोग आगे देखेंगे। प्रकाश, देखिए दोस्तों, आगे हम लोग क्या सीखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे वायुमंडल से CO2 किसके द्वारा लेती, रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा लेती, रंध्र के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो वायुमंडल से CO2 लेते हैं पौधे, वो पत्ती के किस भाग द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा लेती है, ठीक है। अब रंध्र जो होता है, रंध्र दो तरह के होते हैं, एक ओपन स्टोमेटा होते हैं और एक क्लोज स्टोमाटा, मतलब खुला रंध्र और बंद रंध्र, ठीक है। तो खुला रंध्र का क्या काम है, हम लोग खुला रंध्र को समझते हैं। खुला रंध्र जो है, स्टोमाटा में जल के प्रवेश से द्वार कोशिका फूल जाती है, फलतः रंध्र मुंह खुल जाता है, जिसे खुला रंध्र कहते हैं। होता क्या है, जब जल जाता है तो ये जो खुला है ये फूल जाता है, और जैसे फूलता है तो इसका जो रंध्र का मुंह होता है ये खुल जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं, खुला रंध्र कहते हैं। मुंह का खुलना ही क्या कहलाता है, खुला रंध्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आगे समझेंगे बंद रंध्र क्या है आखिर, है ना। तो बंद रंध्र क्या है, स्टोमाटा से जल के निकलने से द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है, फलतः रंध्र बंद हो जाता है, जिसे बंद रंध्र कहते हैं। कहने का मतलब, जब जल जा रहा था तो द्वार फूल गया और द्वार इस तरह से खुल गया, वो खुला रंध्र कहलाया। और जैसे ही जल क्रॉस कर गया, पार कर गई, तो वो क्या हुआ, द्वार सिकुड़ गया और वो क्या कहलाया, बंद रंध्र कहलाया। तो खुला रंध्र और बंद रंध्र क्या होता है, इनको आप अच्छे से समझ गए। अब हम लोग कुछ बातें ध्यान में रखेंगे, स्पेशल हिंट्स के रूप में। क्या रखेंगे कि द्वार कोशिका का काटा, द्वार कोशिका का काटा स्टोमाटा को
खोलना और बंद करना है। मतलब द्वार कोशिका का कार्य है, ठीक है, ये काटा नहीं, क्या है, कार्य है। द्वार कोशिका का कार्य क्या है, दो ही कार्य है उसका, स्टोमाटा को खोलना और बंद करना। द्वार कोशिका का क्या काम है, स्टोमाटा को खोलना और बंद करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे विषमपोषी को। विषमपोषी होता क्या है, ठीक है। विषमपोषी क्या होता है, वैसा जीव जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर रहता है, उसे ही विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी जो होता है ना, वो या तो डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर रहता है, स्वपोषी पर निर्भर रहता है। जो कि अपने से भोजन बनाता है उस पर निर्भर रहता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विषमपोषी कहते हैं, ठीक है। इतना यदि हम लोग समझ लिए तो अब हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पे कुछ दिमाग में बातें रखनी है। कुछ जीव अन्य जीव, पौधे एवं जंतुओं को बिना मारे उसे पोषण प्राप्त कर लेता है। मतलब हम लोग या फिर कुछ जीव क्या होता है, लगभग जीव मार के ही खाता है कि नहीं, दूसरे को हानि पहुँचा खाता है। लेकिन कुछ जीव, उनमें से कुछ जीव ऐसा होता है जो अन्य जीव या पौधे एवं जंतुओं से बिना मारे उसे पोषण प्राप्त करता है। जैसे अमरबेल जिस पेड़ पर रहता है वो पेड़ को मारता नहीं है, लेकिन उससे वो पोषण प्राप्त कर लेता है। उसी तरह किलनी है, जू है, लीच है ना। जू मतलब हम लोग के सर पे जो ढीला हो जाता है उसी को जू कहते हैं। वो भी हम लोग को मारता नहीं है, लेकिन हम लोग से वो खून चूस लेता है। लीच मतलब जौक हुआ, है ना, जौक का भी वही काम है, फीता कृमि का भी वही काम है। तो ये सब दिमाग में रखेंगे, अमेरबेल, किलनी, जू, लीच, फीता कृमि, है ना, ये सब क्या करता है, बिना मारे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। आगे हम लोग देखेंगे एक कोशिकीय जीव। क्या देखेंगे, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों में विकसित पाचन तंत्र नहीं होता है। एक कोशिकीय जीव जो होता है ना, उसमें विकसित पाचन तंत्र नहीं होता। एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं, वैसा जीव जिसका पूरे शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यहाँ पे जो है एक कोशिकीय जीवों का विकसित पाचन तंत्र नहीं होता है, ठीक है। हम लोग का क्या है, हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, जानवर सब बहुकोशिकीय जीव है, तो हम लोगों का जो पाचन तंत्र होता है वो विकसित होता है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों का पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। जितना भी एक कोशिकीय जीव है वो अपना भोजन संपूर्ण सतह से लेता है। जैसे हम एक अमीबा की बात करें, अगर ये अमीबा ऐसा है, इसको भोजन जिधर मिलेगा, अगर यहाँ भोजन मिल गया तो ये धीरे धीरे इधर से फैलेगा और इसको अपने से पकड़ लेगा, ठीक है। अगर यहाँ भोजन मिला तो इधर से ही फैल के इधर से पकड़ लेगा। मतलब इसका मुंह नहीं होता, कह सकते हैं। हम लोग का भोजन खाने का एक स्थान है निश्चित कि मुंह से ही खा सकते हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। सभी जगह जिधर मिला उधरे फैला के उसको पकड़ लेगा, ठीक है। अमीबा अपने कुटपाथ के सहारे खाद्य रिक्तिका बनाती है, ठीक है। इसे भोजन का अपघटन होता है। तो खाद्य रिक्तिका ये जो यहाँ पे था और ये जो इसे घेर लिया, इसी का नाम है खाद्य रिक्तिका। ये जो बिंदु बना बीच में भोजन जो घेर लिया, ये क्या कहलाया, खाद्य रिक्तिका। तो अमीबा खाद्य रिक्तिका बनाती है, ठीक है। उसके बाद उसका क्या करता है, ये भोजन का अपघटन हो जाता है धीरे धीरे। और ये जो बनाता है ये कुटपाथ की मदद से। अमीबा जो भोजन करता है किसकी मदद से करता है, कुटपाथ की मदद से। किसकी मदद से करता है, कुटपाथ की मदद से। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एक उसके जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। अमीबा अपने कुटपाथ के सहारे, कुटपाथ की मदद से खाद्य रिक्तिका बनाती है, जिससे भोजन का अपघटन होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, भोजन का अपघटन होता है, ठीक है। अब हम लोग इतना जब समझ गए तो अब आगे हम लोग कुछ समझेंगे। आगे देखिए, अमीबा में पोषण 3 चरणों में होता है। अमीबा में जो पोषण होता है कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में। वो 3 चरण कौन कौन है, पहले अंतर्ग्रहण करता है, उसके बाद पाचन हो जाता है, फिर बहिष्करण होता है। यही 3 चरण अमीबा में होता है।
अमीबा क्या क्या, अभी हम फिगर बनाए थे, मान लेते हैं ये अमीबा है, इसको इधर भोजन मिला तो ये सबसे पहले अंतर्ग्रहण कर लेगा। उसके बाद अंतर्ग्रहण करने के बाद इसका पाचन अवघटन हो जाएगा। अवघटन होने के बाद मतलब पाचन हो जाएगा, पाचन जैसे हुआ अवघटन हो गया, उसके बाद जो जरूरी चीज़ें हैं ये अपने आप में एब्जॉर्व कर लेगा शरीर में, बाकी चीज़ उसको क्या करेगा, बहिष्कृत कर देगा। तो अमीबा में 3 चरणों में पोषण होता है या भोजन होता है, हम लोग कह सकते हैं। भोजन का जो ग्रहण होता है वो 3 चरणों में समाप्त हो जाता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। ठीक है। उसी तरह पैरामीशियम, पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम जैसे हम लोग पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक विशिष्ट स्थान से होता है। ठीक है, जिसे वायु, जिसे कोशिका मुख या साइटोस्टॉम कहते हैं। जैसे ये पैरामीशियम आप देखे होंगे, पैरामीशियम का लगभग फिगर ऐसे होता है और इसमें इस बहुत से ऐसे चीज़ रहता है। ठीक है, ऐसे बना हुआ रहता है और ये क्या करता है, भोजन को जाने ले जाने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन इसका एक स्थान निश्चित रहता है भोजन करने का। पैरामीशियम में भोजन अंतरण एक विशिष्ट स्थान होता है जिसे कोशिका मुख या फिर साइटोस्टॉम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अमीबा में तो हम लोग समझ गए कि भोजन 3 चरणों में होता है। अब हम लोग समझेंगे मनुष्यों में पोषण के चरण। किसमें, मनुष्यों में। तो मनुष्यों में पोषण के जो है 5 चरण है। कितने चरण है, 5 चरण। मनुष्य पहले अंतर्ग्रहण करता है, उसके बाद पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, उसके बाद बहिष्करण होता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण, ये 5 चरणों में मनुष्यों में पोषण का काम होता है या भोजन का काम होता है 5 चरणों में। अंतर्ग्रहण क्या हुआ, ये सभी का परिभाषा हम लोग ऐसे दिमाग में सीख सकते हैं। जैसे अंतर्ग्रहण, भोजन को थाली से उठाकर मुंह में लेना ही अंतर्ग्रहण है। जैसे थाली से उठाए और मुंह में ले लिए तो वही क्या कहलाया, अंतर्ग्रहण कहलाया। अंतर्ग्रहण जैसे किए तो उसके बाद क्या होगा, पाचन होगा। हम लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य मतलब खाना जैसे खाए तो पाचन की जो शुरुआत होता है मुख से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, पाचन की शुरुआत कहाँ से शुरू हो जाती है, मुख से। जैसे हम मुंह में लिए, भोजन का पचना मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन पूर्णतः जो पाचन होता है वो कहाँ जाके होता है, हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत में जाके। कहाँ पर, छोटी आंत में। तो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन पूर्णतः पाचन छोटी आंत में जाके होता है। ठीक है, कहाँ पे, छोटी आंत में। उसके बाद क्या होगा, अवशोषण, मतलब भोजन में जो जरूरी पदार्थ है उसका अवशोषण होगा। जरूरी पदार्थ का क्या होगा, अवशोषण, मतलब अवशोषित कर लेगा। जैसे दाल, चावल, सब्जी या फिर कुछ फल फ्रूट्स जो भी खाएं हम लोग, उसमें जो जरूरी पदार्थ है उसका क्या करेगा, अवशोषण करेगा। अवशोषित कर लिया, जैसे दाल से प्रोटीन मिल गया है ना, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो जो मिला उसका अवशोषण कर लिया। अवशोषण करने के बाद उसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब क्या हुआ, उसको पूरे शरीर के, मतलब संपूर्ण शरीर के सभी कोशिका को भेजेगा, पूरे शरीर में भेजेगा। ठीक है, ये अवशोषण क्या हुआ, चीज़ों को कहाँ पे भेजेगा, पूरे शरीर में भेजेगा। पूरे शरीर की कोशिकाओं को पहुंचा, उसको पोषण मिल गया, है ना। ये चौथी प्रक्रिया हो गई। अब ये चौथी प्रक्रिया हो गई स्वांगीकरण। स्वांगीकरण हो गया, उसके बाद जो अपचा भोजन बच जाता है ना, उसका बहिष्करण हो जाता है, मतलब हम लोग निष्कासन कर देते हैं। तो मनुष्यों में भोजन का पोषण जो होता है वो 5 चरणों में होता है। अमीबा में पोषण 3 चरणों में होता है। अमीबा में सिर्फ अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण हो जाता है, लेकिन मनुष्यों में जो होता है वो अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, उसके बाद बहिष्करण होता है। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, मुख से ही हो जाती है। पूर्णतः पाचन कहाँ होता है,
जाके हमारे छोटी आंत में होता है। अब हम लोग इन चीज़ों को यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे कि अच्छी तरह से समझ लिए। अब हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे कि ये पाचन की प्रक्रिया आखिर होती कैसे है हमारे शरीरों में, है ना। तो ये इसकी अगली वीडियो में यही चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप आज यहाँ तक इस वीडियो में समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्त, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।